मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। आज मेरी आंख देर से खुली और मेरी नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ी तो मैं घबरा गया और जल्दी से उठकर तैयार होने लगा। मेरे ऑफिस का बॉस बहुत खड़ूस था। वो बिना सोचे समझे देर से आने वालों की अच्छी खातिर तवाजा करता, बस आज मेरी इज्जत अफजाई ना हो जाए, इसी डर से मैं जल्दी से तैयार होने लगा। तैयार होकर मैं अपने कमरे से निकला तो नाश्ता बिल्कुल तैयार था। अम्मा ने मुझे नाश्ते के लिए आवाज दी, पर मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने जल्दी से नाश्ता पैक करवा लिया और अम्मा से कहा मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। बहुत तेज कदम चलता हुआ बस स्टॉप पर पहुंचा। अभी मैं जाकर खड़ा ही हुआ था कि दूर से मुझे बस आती दिखाई दी। मैंने जल्दी से बस पकड़ी और ऑफिस पहुंचा। मैं ऑफिस के टाइम से 2 मिनट पहले पहुंचा था और अपनी सीट पर जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज बच गया। कुछ देर सांस लेने के बाद मैंने नाश्ते का टिफिन खोला और नाश्ता किया। अब मेरा दिमाग कुछ चलता और कोई काम कर पाता, क्योंकि खाली पेट मुझसे काम नहीं होता था। मैंने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने काम की तरफ हुआ। रोजाना की तरह आज भी मेरा टेबल फाइल से भरा पड़ा था। फाइल्स देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैं दिल में कहने लगा कि पता नहीं बॉस ने इतना पैसा कमाकर क्या करना है। मैं खुद से ही बातें कर रहा था कि मेरे फोन की घंटी बजी। फोन उठाने पर मुझे मालूम हुआ कि बॉस मुझे याद कर रहे हैं। मैं बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं अब क्या नया काम मेरे जिम्मे लगाना है। जैसे ही मैं इजाजत लेकर बॉस के कमरे में गया तो मुझसे पहले ही 2 लोग बॉस के पास बैठे हुए थे। बॉस मुझसे कहने लगे कि ये 2 नए लड़के रखे हैं, इनको जरा इनकी सीट्स दिखाओ और इनको इनका काम समझा दो। मैं बॉस को जी बोलता हुआ उन 2 लड़कों को लेकर बॉस के कमरे से बाहर आ गया। मैंने उन 2 लड़कों को उनका काम समझाया और उनको उनकी जगह दिखाई। उस ऑफिस में हम टोटल 15 लोग थे और 15 के 15 ही लड़के थे। ऑफिस में कोई भी लड़की काम नहीं करती थी। अब इसके पीछे क्या राज था, ये हम में से कोई भी नहीं जानता था। ब्रेक टाइम में मैं और मेरा दोस्त यही बात कर रहे थे कि हम सब लड़के ही हैं, ऑफिस में कोई लड़की हमारे काम नहीं करती। तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, जिस तरह का हमारा बॉस ठरकी है, इस तरह के माहौल में तो कोई भी शरीफजादी कभी काम नहीं करेगी। मेरी ये बात सुनकर मेरा दोस्त कह के लगाने लगा, हाँ तो और क्या, गलत तो नहीं कह रहा ना। बॉस एक तो ठरकी है, ऊपर से सख्त भी। लड़कियां जो होती हैं वो नरम दिल होती हैं, बहुत छोटे से दिल की मालिक होती हैं, वो इतनी सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरा दोस्त मुझे देखने लगा और मेरा मजाक उड़ाने लगा, तुझे बड़ा पता है लड़कियों के बारे में, तूने पीएचडी की हुई है। यार मैं तो तुझे बड़ा शरीफ समझता था। हम दोनों अपनी ही बातों पर हंसी मजाक कर रहे थे। ऑफिस का सारा दिन बहुत परेशानी में गुजरता। हर वक्त दिल को डर लगा रहता कि अभी बॉस के कमरे की घंटी बजी, अभी घंटी बजी। हम लोगों का हंसी मजाक का टाइम सिर्फ ये ब्रेक टाइम ही होता। इसमें हम अपने सारे दिन की थकान एक दूसरे के साथ मजाक करके उतार लेते। बॉस की एक आदत बहुत अच्छी थी और वो ये थी कि बॉस सैलरी टाइम पर देते थे। ऐसे ही हमारा काम चलता रहा और हमारा ऑफिस तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ दौड़ता चला जा रहा था। ऐसे में बॉस को काम ज्यादा होने की वजह से और भी लोगों की जरूरत पड़ी। अब इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो गया। हर दूसरे दिन कोई न कोई इंटरव्यू देने के लिए आता और उनमें से कोई एक आध तो सिलेक्ट हो ही जाता था। एक दिन लड़कों की भीड़ में मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसकी हालत बता रही थी कि उसका ताल्लुक काफी गरीब तबके से है। इतने लड़कों में वो एक तन्हा लड़की इंटरव्यू के लिए आई थी। मैनेजर ने उस लड़की को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे ऑफिस में 30 लड़कों के साथ वो एक अकेली लड़की थी जिसको काम के लिए सिलेक्ट किया गया था। पूरे ऑफिस में बातें हो रही थी कि हम इतने सारे लड़के हैं और बॉस ने एक लड़की को सिलेक्ट करके हम लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है, क्योंकि जितनी बेइज्जती देर से आने पर बॉस से होती है। अब सबको अपनी अपनी फिक्र थी कि लड़की के सामने इज्जत कम न हो, इसलिए हर कोई अपना आप अच्छा दिखाने की कोशिश में लग गया। वो लड़की इंतहाई शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसने कभी नजरें उठाकर न किसी की तरफ देखा और ना ही वो कभी किसी के साथ ज्यादा फ्री होती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। हम सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, मगर एक फिक्र हमेशा रहती, बहुत से कभी उस बेचारी की शामत आ गई तुम बहुत बुरा होगा, क्योंकि लड़की जरूरतमंद थी और शरीफ भी, इसलिए हमेशा मुझे उसकी फिक्र रहती। फिर एक दिन जब मुझे उस लड़की की हकीकत मालूम हुई, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरा नाम जवाद है, मैं लाहौर शहर से ताल्लुक रखता हूँ। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे घर में लड़ाइयों का सिलसिला जारी हुआ।
میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے ابا نے میری اماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میری اماں کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اماں کے ایک ہی بھائی تھے۔ اماں ان کے پاس چلی آئی۔ اماں بتاتی ہیں کہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھیں ابا کو یاد کر کے، کیونکہ ابا کے ساتھ اماں کی لو میرج تھی، اس لیے اماں ابا کو بھلا نہیں پا رہی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اماں کی جھولی میں مجھے ڈالا اور اماں کا دکھ تھوڑا کم ہونے لگا۔ میں اپنے ماموں کے ہاں 2.5 سال کا ہوا ہی تھا کہ میرے ابا معافی تلافی کر کے مجھے اور میری اماں کو واپس اپنے ساتھ لاہور لے آئے۔ میں ابا سے زیادہ اپنی اماں کے ساتھ اٹیچ تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے شروع کے دن اپنی ماں کی جھولی میں گزارے تھے۔ جب سے ابا مجھے اور اماں کو واپس اپنے پاس لے آئے تو ابا نے اپنی پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ ابا ایک عیاش انسان تھے۔ اماں کے ہوتے ہوئے ابا کے تعلقات غیر عورتوں کے ساتھ تھے۔ نہ کوئی گھر کا خرچہ اٹھاتے اور نہ ہی میرے دودھ کا خرچہ اٹھاتے۔ اماں کو اس قدر پریشان کر رکھا تھا کہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اماں ہر وقت روتی رہتی۔ مالک مکان آ کر روز اماں کی بے عزتی کرتا اور اماں کو گھر سے نکل جانے کی دھمکیاں دیتا۔ اماں جب بھی ابا سے پیسوں کا مطالبہ کرتی تو ابا خوب اماں کو مارتے پیٹتے اور اپنے دل کی حسرت پوری کرتے۔ اماں بیچاری رو دھو کر چپ کر جاتی۔ اگر ماموں کو بتاتی تو ماموں کہتے کہ ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے جو تمہارا اور تمہارے بچے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، جو ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتا، تو ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم اسے چھوڑ کر واپس میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اور بچے کو سنبھالوں گا۔ اماں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اماں نے وہیں پہ قریب ایک اسکول میں جاب کر لی، جہاں سے اماں اسکول پڑھانے کے بعد ایک اکیڈمی میں پڑھانے جاتی اور اس طرح کر کے گھر کا گزر بسر کرنے لگیں۔ ابا کی عیاشیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ غیر عورتوں سے تعلقات تو ایک عام سی بات تھی۔ ابا نے شراب پینا شروع کر دی۔ اکثر گھر میں شراب پی کر آتے اور مار پیٹ کرتے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا لیکن میں سب کچھ سمجھتا تھا۔ مجھ سے ماں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں اکثر اماں کو پیار کرتا اور سہم کے ان کے ساتھ لگ جاتا۔ ابا کی اونچی آواز مجھے بہت زیادہ ڈرا دیتی تھی۔ ابا کئی کئی دن گھر سے غائب رہتے۔ جب ابا کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو انہیں یاد آتا کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیوی ہے۔ تب انہیں ہماری یاد آتی تو لڑ جھگڑ کر اماں سے پیسے چھین کر لے جاتے اور پھر کئی کئی دن تک غائب رہتے۔ اماں ابا کی حرکتوں سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ اکثر ابا جب اماں کو مارتے اور لڑتے جھگڑتے تو اماں روتے ہوئے کہتی کہ میرے پاؤں کی بیڑی جواد بن گیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کی آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک آپ کے ظلم و ستم برداشت کر رہی ہوں۔ پر اماں کی کوئی بھی بات ابا پر اثر نہ کرتی۔ نہ تو ابا کو اماں کی بے بسی نظر آتی اور نہ ہی اماں کے آنسو۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا رہتا اور سہم کر اپنی اماں کی گود میں چپکا رہتا۔ اب ابا کے ظلم اور بڑھتے گئے۔ ابا نے دوسری شادی کر لی اور اس عورت کو لا کر میری اماں کے سر پر سوار کر دیا۔ اماں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ بات اماں نے بالکل بھی برداشت نہ کی۔ جب ابا نے میرا ہاتھ میری سوتیلی ماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اماں نے اس عورت سے مجھے چھینا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں بیوی کمزور تھی جو اپنا گھر نہیں بچا پائی، لیکن میں ماں بالکل بھی کمزور نہیں ہوں۔ میرے بچے کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں آنکھیں نوچ لوں گی۔ اپنے سوغات کو یہاں سے لے جائیں، جہاں دل کرتا ہے وہاں اس کو رکھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس عورت کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو کھو بیٹھی ہوں، میں اپنے بچے کو نہیں کھو سکتی۔ اماں کا اتنا کہنا تھا کہ ابا نے اماں کو بہت زیادہ پیٹا۔ مار مار کے اماں کی نظر کا مسئلہ بن گیا۔ اماں کو دکھائی دینا بند ہو گیا۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے پر پتہ چلا کہ دماغ میں بہت زیادہ جوتے مارنے کی وجہ سے نظر میں مسئلہ آیا ہے۔ اب اماں کی نظر بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ابا نے اماں کو گھر سے نکال دیا اور اماں مجھے لے کر واپس ماموں کے گھر آ گئیں۔ ابا نے پیچھے ہی اماں کو طلاق بھیج دی۔ اماں کی زندگی چند سالوں میں ہی اجڑ گئی۔ اماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھیں۔ سب نے سمجھایا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو جواد کا کون ہے، اس کو کون سنبھالے گا، باپ تو اس کا پہلے ہی عیاش ہے، تمہارے بیٹے کی زندگی برباد کر دے گا۔ سب کے سمجھانے پر اماں نے دوبارہ سے جینے کا فیصلہ کیا اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے لگیں۔ اماں نے اکیڈمی پڑھائی۔ ایسے ہی جو کام اماں کے ہاتھ میں لگتا اماں اس سے انکار نہ کرتی اور فوراً سے اس کام کو کرنا شروع کر دیتی تاکہ چند پیسے جمع کر پائیں۔ اتنی محنتوں کے بعد میں پروان چڑھا۔ اماں نے مجھے اچھی تعلیم دی، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، مجھے اچھے برے کی تمیز سکھائی۔
मैं अपनी अम्मा को अपने बचपन से ही मेहनत मुशक्कत करते देखता आ रहा था, इसलिए मैंने ये बात बचपन से ही अपने दिमाग में बिठा ली थी कि मैं अपनी माँ का वाहिद सहारा हूँ और मैं अपनी अम्मा को कभी भी नाउम्मीद नहीं करूँगा। यही वजह थी कि मैंने पढ़कर नौकरी की तलाश की और मुझे मेरी काबिलियत के बलबूते पर अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई। मैं एक बहुत बड़े ऑफिस में काम करता था। यहाँ पर मेरा सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। मैंने मेहनत करके अपना बहुत प्यारा सा छोटा सा घर बनाया। मेरी अम्मा और मैं अब इस घर में रहते हैं। मैंने अम्मा के सब काम छुड़वा दिए। अम्मा सिर्फ खाना बनाती और नाश्ते वगैरह का काम करती। बाकी सब कामों के लिए मैंने काम वाली रखवा दी थी। अम्मा ने सारी जिंदगी मेरी जरूरियात के लिए और मेरे सुकून के लिए दर दर के धक्के खाए थे। अब मेरा फर्ज था कि मैं अपनी माँ को वो सब ऐशो इशरत दूं जिसकी वो असल में हकदार थी। मैं और अम्मा बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए उठा तो मैं खासा लेट हो चुका था। अम्मा ने मुझे कहा कि नाश्ता करते हुए जाना, पर मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने नाश्ता पैक करवा लिया और ऑफिस चला गया। हमारा ऑफिस बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले हम सिर्फ 15 लड़के थे। वैसे तो हमारे बॉस अच्छे थे, लेकिन असूलों के बहुत पक्के थे। कोई भी लेट आता तो उसकी बहुत इज्जत अफजाई होती। ये तो हर ऑफिस के कुछ असूल होते हैं जिनको हम जैसे एम्प्लॉइज को फॉलो करना पड़ता है। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था ऑफिस में। ऑफिस में मेरा एक दोस्त बन गया। मेरी उसके साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। हम एक दूसरे के घर भी आते जाते थे और ऑफिस में काम भी इकट्ठे करते। काम से फारिग होकर हम कैंटीन में कुछ खाने पीने के लिए जाते और वहीं पर हंसी मजाक करके अपने सारे दिन की थकन उतार लेते। राशिद बहुत अच्छा लड़का था। राशिद की दोस्ती पर सारा ऑफिस रश करता था। उस ऑफिस में सिर्फ लड़के ही थे, लड़की कोई भी नहीं थी। हमारा ऑफिस दिन ब दिन तरक्की की मंजिल तय कर रहा था, जिसकी वजह से काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब बॉस को कुछ और लोगों की जरूरत आन पड़ी थी। अब हमारे ऑफिस में इंटरव्यू होने लगे। एक दिन इंटरव्यू के दौरान एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी। उस पूरी लाइन में सारे लड़के ही लड़के थे, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ मेरी नजर पड़ी तो एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मैं उस लड़की को देखकर बहुत हैरान हुआ। वो बहुत खस्ता हाल लिबास पहने हुए थी। मालूम होता था कि बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। वो निहायत शरीफ खानदान से लगती थी। मैनेजर ने उस लड़की को सिलेक्ट कर लिया। अब हम 30 लड़के और हमारे ऑफिस में तन्हा वो एक लड़की थी। हर कोई उस लड़की के आगे अपनी इज्जत बढ़ाने में लगा रहता। हर कोई चाहता कि उस लड़की के सामने अच्छा दिखाई दे। हर कोई उसे इम्प्रेस करने में लगा रहता था, पर वो लड़की किसी को भी घास ना डालती। वो निहायत ही शरीफ थी। वो ना तो किसी से ज्यादा बात करती और ना ही किसी से फ्री होती। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। हम लोग अक्सर आपस में बात करते कि ये बेचारी कहाँ फंस गई है। बॉस ने अभी तक इसको देखा नहीं। जिस दिन देखेंगे तो जरूर बॉस भी अपना ठरकीपन झाड़ना शुरू कर देंगे। लड़के आपस में अक्सर ऐसी बातें करते रहते थे। मुझे उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आता और उस लड़की पर बहुत तरस आता, क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं थी। वो हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत करती रहती, अच्छा और मुकम्मल लिबास पहनती और बिल्कुल सादा सी रहती। उसकी सादगी और उसका इखलाक मुझे भाने लगा। मुझे ये लड़की पसंद आने लगी। मैं अक्सर उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है जो उसने ऑफिस की नौकरी को चुना। आज इरम बहुत परेशान थी। जब वो ऑफिस आई तो उसके चेहरे पर परेशानी देखते हुए आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया कि सब ठीक तो है, तुम परेशान लग रही हो। उसने घबराते हुए कहा, जी सब ठीक है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बहुत ही ज्यादा परेशान थी वो। समझ में नहीं आ रहा था कि उससे उसकी परेशानी के बारे में कैसे पूछा जाए। मेरे बार बार पूछने पर उसने बताया कि मेरे अब्बा की हालत बहुत खराब है। बस उनको लेकर सारी रात हॉस्पिटल रही हूँ, जिसकी वजह से नींद नहीं पूरी हुई और सर में काफी शदीद दर्द है। मैंने उसको कहा कि आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। उसने कहा कि नहीं, छुट्टी लेकर गुजारा नहीं था, इसलिए छुट्टी नहीं ली। मैंने उसे कहा चले काम छोड़ें और मेरे साथ कैंटीन में चले। वहाँ आप चाय पिएं और साथ में आपको मेडिसिन लाकर देता हूँ। मेडिसिन खाएं, इंशाअल्लाह ताला अभी आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। वो बहुत घबरा रही थी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आप मुझे अपना अच्छा दोस्त समझें, मुझे अपना खैर खा समझें। चले, मैंने जबरदस्ती उसे अपने साथ लिया और कैंटीन पर चला गया। वहाँ पे उसे चाय पिलाई और साथ मेडिसिन लाकर दी। मेडिसिन खाने के बाद वो काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। अब हम वापस ऑफिस में आ गए और वो अपने काम में मसरूफ हो गई।
ऐसे इरम के साथ मेरी दोस्ती शुरू हो गई। मैं, इरम और राशिद अब कैंटीन में एक साथ खाना खाते और गप्पे हाँकते। मैं और राशिद इरम के सामने अक्सर बॉस की बातें कर कर के मजाक उड़ाते। वो मुस्कुराती रहती और चुपचाप सुनती रहती। वो अभी तक बॉस से मिली ही नहीं थी, इसलिए उसको पता भी नहीं था कि बॉस कैसी आदत रखते हैं। ऑफिस का सारा काम मैनेजर ने संभाला हुआ था। अब बॉस कभी कभी ऑफिस आते और रोब झाड़ कर चले जाते। एक दिन इरम ऑफिस ना आ सकी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि इरम को देखने की अब मुझे आदत पड़ गई थी। वो अपनी शराफत की वजह से और अपनी सादगी की वजह से मुझे बहुत प्यारी लगने लगी। मैंने अभी तक उससे अपनी पसंद का इजहार नहीं किया था, लेकिन सच तो ये था कि मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था। उसको एक दिन ना देखता तो बेचैनी सी होने लगती। आज का सारा दिन बहुत ही बोर गुजरा। किसी भी काम में जी नहीं लग रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता कि शायद लेट आ जाए, पर इरम आ जाए। राशिद ने मुझसे कितनी दफा पूछा, क्या बात है, आज तेरी भी तबीयत सही नहीं लग रही? अगर तबीयत नहीं ठीक तो तू ऐसा कर, छुट्टी लेकर घर चला जा। अब मैं उसको क्या बताता कि यार मेरी तबीयत तो ठीक है, मेरा दिल ठीक नहीं है। मेरा दिल बुझा बुझा सा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना ऑफिस का टाइम पूरा किया और घर चला गया। इरम का नंबर तो था मेरे पास, लेकिन मैंने डरते हुए कॉल ना की कि कहीं उसके घर वाले बुरा ना मान जाएं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा परेशान चेहरा देखकर अम्मा ने भी मुझसे सवाल किया कि खैरियत है, आज थके हुए हो या परेशान हो? मैंने अम्मा से कहा कि एक कप चाय बना दे, बहुत थकावट हो गई है। मैंने इरम का जिक्र अभी अम्मा से किया ही नहीं था, मगर ये सच था कि मुझे इरम की ही परेशानी थी जो मेरे चेहरे पर सबको दिखाई दे रही थी। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। मैं कभी मोबाइल निकालता और कभी रख देता। मैं दिल में दुआएं कर रहा था कि खुदा करे इरम खुद मुझसे राब्ता कर ले। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जैसे ही मैंने मोबाइल पकड़ा तो एक नंबर से कॉल थी। मैंने कॉल अटेंड की तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ये आवाज इरम की थी। मैंने इरम से पूछा, सब खैरियत है? तुम कहाँ थी सारा दिन? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ। मैंने ऑफिस में तुम्हें सारा दिन बहुत मिस किया। तुम आज ऑफिस आई क्यों नहीं? इरम ने मुझे बताया, अब्बा की तबीयत काफी खराब थी, जिसकी वजह से मैं ऑफिस में इन्फॉर्म भी नहीं कर सकी। अब्बा की तबीयत कैसी है? अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं आ जाऊं? मैंने इरम से पूछा। नहीं, अब काफी बेहतर हैं। अभी अभी तो मैं हॉस्पिटल से घर लेकर आई हूँ। मैंने इरम से पूछा कि अब्बा को आखिर मसला है क्या? मेरे सवाल पूछने पर इरम ने बताया कि उसके अब्बा के दोनों गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं और अब्बा के हर हफ्ते गुर्दे साफ होते हैं, और जब गुर्दे साफ करवाती हूँ तो अक्सर अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर कई कई दिन हॉस्पिटल रुकना पड़ता है। इरम ये बताते हुए रोने लगी। तो पूछने पर इरम ने बताया कि उसके घर में सिर्फ उसके अब्बा, अम्मा और ये खुद होती है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम अब्बा की परेशानी मत लो। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो गुर्दों का ही डॉक्टर है। मैं उससे टाइम लेता हूँ और तुम्हारे अब्बा को उससे चेक करवाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई बेहतर हल निकालेगा। मैंने इरम से पूछा, क्या तुम कल ऑफिस आओगी? तो उसने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जाहिर है ऑफिस ना आकर गुजारा नहीं है। एक दिन की भी तनख्वाह कट गई तो मेरे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने इरम से कहा, अच्छा तुम परेशान मत हो, कल ऑफिस आओ, फिर बैठकर कोई हल निकालते हैं। मैं अभी इरम से बात कर ही रहा था कि अम्मा चाय लेकर कमरे में आ गई। मैंने इरम को अल्लाह हाफिज कहा और फोन रख दिया। अम्मा के पूछने पर मैंने बताया कि इरम मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। मैंने अम्मा को उसके अब्बा के बारे में और उसके घर के हालात के बारे में सब कुछ बताया। अम्मा भी परेशान हो गई और कहने लगी, अल्लाह ताला सबकी आसानियां करे, सबके लिए आसानियां पैदा हों। अम्मा इरम को दुआएं देने लगी। अम्मा अच्छी तरह से इरम की परेशानी को समझ सकती थी, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी भी इन्हीं हालात से गुजरी हुई थी। अम्मा की आंखें भर आईं। मेरे पूछने पर अम्मा ने बताया, बस गुजरा वक्त याद आ गया था। बेटा, तुम्हारे अब्बा की गई ज्यादतियां और मेरी वो मेहनत मुशक्कतें, इरम की कहानी सुनकर सब मेरी आंखों के सामने आ गया, इसलिए दिल भर आया। मैंने अम्मा को अपने साथ लगाया और प्यार करते हुए समझाया कि अम्मा, अल्लाह ताला ने वो आजमाइश दी थी, अब देखिए अल्लाह ताला ने आपको सुख भी तो कितना दिया है ना। अम्मा ने मुझसे पूछा, जवाद, तुम्हें कभी अपने अब्बा की याद नहीं आई? मैंने अम्मा से कहा, मेरे अब्बा भी आप हैं और मेरी अम्मा भी आप हैं।
जब मुझे किसी ने अपने साथ रखा ही नहीं, अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखा ही नहीं, तो मुझे क्यों कर ऐसे इंसान की याद आएगी। मैंने और अम्मा ने चाय पी और खूब बातें की। अम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने में क्या बना है। अम्मा ने मुझे बताया कि खाने में दाल चावल बने हैं, ये मेरे बहुत पसंदीदा थे। मैंने अम्मा से कहा कि चले खाना खाते हैं, फिर कोई और बात करेंगे। हम दोनों ने खाना खाया, फिर अम्मा टीवी देखने लग गईं और मैंने अपना ऑफिस का एक काम करना था। मैं अम्मा के पास बैठकर वो फाइल मुकम्मल करने लगा। टाइम काफी ज्यादा हो गया। अम्मा ने कहा कि अब तुम जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, सुबह तुम्हें फिर से ऑफिस की दौड़ भाग में लग जाना है। मेरी आदत थी, मैं रोजाना अपनी माँ के कदमों को बोसा देता। मैं अम्मा के कदमों को बोसा देते हुए अपने कमरे में चला गया और जाकर इरम के बारे में सोचने लगा। इरम की सिसकियां मेरे कानों में अभी तक गूंज रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कैसे उसकी सारी परेशानी का हल निकालूं। अगली सुबह मैंने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकला। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो आज इरम मुझसे पहले ही ऑफिस में थी। मेरे पूछने पर इरम ने बताया कि उसके अब्बा अब काफी बेहतर हैं। मैंने इरम से पूछा कि नाश्ता किया है। इरम ने ना में सर हिलाते हुए कहा कि बहुत लेट हो गई थी, इसलिए नाश्ता नहीं किया। राशिद से पूछा तो राशिद भी नाश्ता नहीं करके आया था। तो हम तीनों ने कैंटीन जाने का प्रोग्राम बनाया। मैनेजर से आधे घंटे की छुट्टी लेकर हम तीनों कैंटीन चले गए और वहां जाकर अंडे पराठे का नाश्ता ऑर्डर किया। नाश्ता करते हुए मेरी नजर मुसलसल इरम के चेहरे पर थी। मैंने आज से पहले इरम को कभी इतने गौर से नहीं देखा था। इरम बहुत खूबसूरत थी। इरम के चेहरे पर मोटी मोटी आंखें बहुत सी कहानियां छुपा रही थीं। मैं इरम की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इरम को बोल दूं कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। दूसरी तरफ मुझे अम्मा का ख्याल आता कि पहले मुझे अम्मा से बात करनी चाहिए। अगर अम्मा की रजामंदी होगी तो ही मैं अपनी पसंद को अपनाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और अपने दिल में सोचा कि आज घर जाकर अम्मा से इरम के रिश्ते की बात जरूर करूंगा। हमने ऑफिस का काम मुकम्मल किया और साथ ही घर के लिए निकले। आज का सफर मैंने और इरम ने एक साथ किया। हम एक ही बस में घर के लिए निकले। इरम का घर क्योंकि मेरे घर से काफी पीछे था, इसलिए वो पहले ही स्टॉप पर उतर गई। मैं मुड़ मुड़कर उसको देखता रहा। मेरा घर भी आ चुका था। मैं घर आया। अम्मा ने मुझसे खाने का पूछा तो मैंने अम्मा से कहा इकट्ठे खाते हैं। हम खाना खा रहे थे तो मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, आज मैं अपने दिल की कोई बात आपसे करूं तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगी। अम्मा ने कहा बेटा, अपने दिल की बात अपनी माँ से नहीं तो किससे करेगा, और मैं बुरा क्यों मनाऊंगी। बताओ क्या मसला है, क्या परेशानी है जो मेरे बेटे को मुझसे पूछना पड़ा। मैंने शर्माते हुए अम्मा से कहा अम्मा, आप एक दफा इरम से मिल लें। अम्मा ने कहा किस सिलसिले में। मैंने अम्मा को बताया अम्मा, मैं इरम को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इरम से शादी करके उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ। अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी बेटा, जिंदगी तुमने गुजारनी है, मुझे तुम्हारी पसंद से कोई एतराज नहीं। अगर इरम तुम्हें पसंद है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मेरी तो ये खुशकिस्मती है कि मेरे बेटा जिसको पसंद करे वो ही मेरी बहू बने। लेकिन डर लगता है एक बात का, मोहब्बत कुछ भी जाने समझे बगैर हो तो जाती है, मगर उसको निभाना कोई कोई जानता है। एक ही बात बोलूंगी, अगर तुम निभा सकते हो तो ही इरम का हाथ थामना, वरना मोहब्बत की शादी करने की गलती मत करना। मैंने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा अम्मा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरी तरबियत आपने की है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि औरत की इज्जत क्या होती है और बीवी की इज्जत क्या होनी चाहिए। आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं इरम को कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, हमेशा उसका दुख सुख में साथ दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं है क्या। अम्मा ने कहा मुझे अपने बेटे पर यकीन है, लेकिन इरम के आशिक पर नहीं। सोच समझ लो फिर फैसला करना। इरम से भी पूछ लो वो क्या चाहती है, फिर कुछ टाइम दो उसे भी और खुद को भी, उसके बाद फैसला करना। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना जो कल को तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी की वजह बने। मैंने अम्मा को जी बोलते हुए खाना खत्म किया। अब मुझे सुबह होने का इंतजार था। मैं इस इंतजार में था कि कब सुबह हो और कब मैं इरम से अपने दिल की बात बोलूं। सुबह हुई तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। बहुत खुशी हो रही थी कि आज मैं इरम से अपने दिल की बात बोलूंगा।
मैं ऑफिस पहुंचा तो इरम मामूल के मुताबिक अपनी सीट पर बैठी अपना काम कर रही थी। मैंने जाते ही इरम से हाल अहवाल पूछा और उससे कहा मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। इरम ने हैरान होते हुए कहा, क्या जानना चाहते हो? मैंने इरम से पूछा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? इरम हैरान होकर मेरा मुंह देखने लगी और कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बात का ठीक से जवाब दो, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? इरम ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप ने तुम्हारा रिश्ता कहीं तय तो नहीं किया हुआ? इरम बहुत हैरान होते हुए मेरा मुंह देखने लगी और कहने लगी कि क्या हो गया है जवाद, कैसी बातें कर रहे हो? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, तो साफ साफ सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या जवाब है? इरम मेरा मुंह देखने लगी। इरम की आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थीं। इरम मुझसे कहने लगी, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते जवाद। हर इंसान का एक माजी होता है, इसी तरह मेरा भी एक माजी है। मैंने इरम से कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा भी एक माजी है, पर मुझे माजी से क्या लेना देना? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मुझसे शादी करोगी? अभी मैंने ये सवाल किया ही था कि ऑफिस के मैनेजर ने सबको बताया कि आज बॉस ऑफिस में आ रहे हैं। आज सैलरी बॉस अपने हाथों से देंगे, क्योंकि बॉस ने सबके लिए एक बोनस अनाउंस किया है जो सबको आज सैलरी के साथ ही मिलेगा। सब बहुत खुश हो गए और हर तरफ तालियों की आवाज गूंजने लगी। मैं और इरम भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और मैंने इरम से कहा, देखा तुम मेरे लिए कितनी खुश नसीब साबित हुई हो। मैंने तुमसे शादी की बात की और मुझे इतना बड़ा सरप्राइज सुनने को मिला। इरम खामोश रही, कोई जवाब न देते हुए उसने अपनी फाइल्स को उठाया और मैनेजर के कमरे में चली गई। जाते जाते मैंने इरम से कहा कि मैं आज तुम्हारा जवाब सुनकर ही रहूंगा। वो चुपचाप चली गई। मैं भी अपनी सीट पर आकर अपना काम मुकम्मल करने लगा। अब सब इस इंतजार में थे कि बॉस कब ऑफिस तशरीफ लाएं और सबको सैलरी के साथ साथ बोनस की खुशखबरी भी दें। सब अपने अपने काम से फारिग हो चुके थे। मैंने सुना हुआ था कि बॉस बहुत ठरकी सा है, उसकी नज़र लड़कियों पर अच्छी नहीं होती। ऐसी काफ़ी अफवाहें ऑफिस में फैली हुई थी और यही वजह थी कि हमारे ऑफिस में शायद कोई लड़की रखी ही नहीं जाती थी। बहरहाल मुझे इरम की तरफ से परेशानी होने लगी। मैं नहीं चाहता था कि इरम बॉस के सामने जाए और बॉस की हवस का निशाना बने। अभी मैं सोच ही रहा था कि बॉस ऑफिस में तशरीफ ले आए। अब एक एक करके तमाम एम्प्लॉयज को रूम में बुलाया गया और उनको बोनस के साथ सैलरी दी जाने लगी। मेरे बाद इरम की बारी थी। मैं सैलरी लेकर बाहर आया तो आते ही इरम से कहा, ध्यान से जाना। वो हैरान होकर मेरा मुंह देखते हुए बॉस के रूम में चली गई। थोड़ी देर गुजरने के बाद इरम कमरे से वापस ना आई। मैं इरम का इंतजार करने लगा। काफी टाइम गुजर चुका था लेकिन इरम अभी भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैं ये सोच रहा था, आखिर अंदर क्या हो रहा है? इरम कब से गई है और अभी तक बाहर वापस नहीं आई? अभी मैं सोच में ही था कि मैंने सामने से इरम को आते हुए देखा। इरम बहुत ज्यादा परेशान थी, उसका रंग उड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि सब खैरियत है तो वो नजर चुराकर गुजर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं दिल में सोच रहा था कि इरम इतनी शरीफ लड़की है, जरूर बॉस ने कोई ठड़क जड़ा होगा जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि इरम ऐसी लड़की नहीं थी। मेरे बार बार पूछने पर भी इरम ने मुझे कुछ न बताते हुए इस मौजू पर बात करने से मना कर दिया। मैं सोच में पड़ गया, आखिर ऐसी क्या बात है जो इरम का रवैया एकदम से बदल गया था। ऐसे ही वक्त गुजर गया और हम लोग अपने अपने घरों को चले गए। आज रात को सोते हुए मेरी आंखों से इरम का चेहरा ओझल नहीं हो रहा था। उसका ऑफिस से इस कदर परेशानी की हालत में निकलना मुझे कुछ ठीक इशारा नहीं दे रहा था। मैं बहुत परेशान था। मैंने कई दफा इरम को फोन किया लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। समझ से बाहर था कि आखिर उसे हो क्या गया है। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मालूम हुआ कि बॉस अब रोजाना ऑफिस आया करेंगे। मुझे शक होने लगा कि इस भली लड़की को देखकर बॉस की नीयत खराब हो गई है और बॉस ने ही कल इरम को कुछ कहा था जिसकी वजह से इरम बहुत परेशान थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन मुझे इरम आज कहीं दिखाई ना दी। पूछने पर मालूम हुआ कि वो आज ऑफिस ही नहीं आई। बॉस ने जब इरम को कमरे में बुलवाया तो उनको बताया गया कि इरम ऑफिस नहीं आई, तो इरम को घर फोन करके ऑफिस बुलवाया गया। ये सब माजरा मेरी समझ से बाहर था। आज भी मैंने इरम से बात करना चाही लेकिन उसने मुझसे नजरें कतराते हुए मुझे नजरअंदाज कर दिया।
मैं भी खामोश सब तमाशा देखता रहा। मुझे रह रहकर बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने दिल में ठान ली कि बॉस को किसी दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा। इरम का घबराना और बॉस का बाकायदगी से ऑफिस आना, दोनों में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ था। मैं जानता था कि बॉस की इरम पर नजर ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इरम पर नजर रखनी शुरू कर दी। इरम ऑफिस आई। बॉस ने पता नहीं इरम से क्या कहा, वो बाकायदगी से ऑफिस आना शुरू हो गई। आज काम से फारिग होने के बाद जब सब अपने घरों के लिए निकलने लगे तो मैनेजर ने इरम से आकर कहा कि आज आप घर नहीं जाएंगी, आज आपका ओवर टाइम है। बॉस ने कहा है। इरम परेशान हो गई और रुक गई। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। मैं आज रंगे हाथों उस कहानी से पर्दा उठाना चाहता था कि आखिर बात क्या है, जो ना तो इरम मुझे कोई जवाब दे रही थी और ना ही उसके चेहरे की परेशानी उस दिन से खत्म हो रही थी जिस दिन वो पहली दफा बॉस को मिली थी। मैं चुपके से वॉशरूम में छुप गया। मुझे यकीन था कि बॉस इरम को कमरे में जरूर बुलाएंगे। मैं उस वक्त का इंतजार करने लगा। फिर मैंने देखा कि बॉस ने इरम को कमरे में बुलाया है। जैसे ही इरम बॉस के कमरे में दाखिल हुई, मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो शरीफ नजर आने वाली लड़की तो बॉस की गर्लफ्रेंड निकली और बॉस इरम के कदमों में बैठे गिड़गिड़ाकर न जाने किस गुनाह की माफी मांग रहे थे। मैंने ये सब देखा तो गुस्से से बॉस के कमरे से बाहर आ गया। इरम मेरे पीछे दौड़ती आई और मुझसे कहने लगी, मेरी बात सुन लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो इरम ने कहा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि तुमने जो देखा वो सब सच नहीं है। बॉस की सब बातें सच नहीं है। सच क्या है ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। इरम ने मुझे बताया कि मैं जब कॉलेज जाती थी तब मेरी मुलाकात काशिफ से हुई। मेरे अब्बा रिक्शा चलाते थे और ये बात काशिफ को मालूम थी। मैं और काशिफ एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। काशिफ ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मैं गरीब तबके से ताल्लुक रखती हूँ। काशिफ मुझे हमेशा कहते कि मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई मसला नहीं, जब शादी करके मेरे घर आ जाओगी तो तुम्हारा स्टेटस मेरे साथ होगा। काशिफ ने कहा कि बस तुम अपने अब्बा से कहो कि वो रिक्शा चलाना छोड़ दे। मुझे काशिफ की ये बात समझ ना आई। मैंने काशिफ को बहुत दफ़ा ये बात समझाई कि मेरे अब्बा बहुत खुददार हैं और अगर वो ये काम छोड़ देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, मेरी पढ़ाई कैसे मुकम्मल होगी। मैंने शुरू से ही काशिफ को ये बात अच्छे से बता दी थी कि अगर मेरे और आपके बीच अमीरी और गरीबी आ रही है तो आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन तब काशिफ ने हमेशा मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि अमीरी और गरीबी का फ़र्क मुझसे शादी करके वो दूर कर देंगे। हमारी मुलाकातें ऐसे ही होती रहीं। मुझे काशिफ से बहुत शदीद मोहब्बत हो गई। मेरी रोज़ की मुलाकात ने मुझसे वो गलती सरजद करवा दी जो मैं नहीं करना चाहती थी। काशिफ ने मेरा इस्तेमाल किया और उसके बाद मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मैंने काशिफ की बहुत मिन्नतें की। मैं बहुत रोई कि खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म मत करो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मुझे किसके सहारे छोड़ना चाह रहे हो। तब काशिफ ने मुझे बेयारों मददगार छोड़ दिया, ये कहकर कि तुम जैसी गरीब लड़की को मैं अपने घर की दुल्हन नहीं बना सकता। तुम्हारे और मेरे स्टेटस में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। मैंने जब ये सुना तो मैं बिल्कुल टूट गई। मर्द ज़ात से मेरा भरोसा उठ गया। मेरे अम्मा अब्बा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उस मोहल्ले में हमारा जीना हराम हो गया। हर तरफ मेरे बगैर शादी के माँ बनने की खबर फैल गई। हमारे रिश्तेदार सब ने हमारा साथ छोड़ दिया। मेरी इस गलती की वजह से मेरे माँ बाप को बहुत जिल्लत उठाना पड़ी। मैं अपनी मोहब्बत का बोझ लिए दर दर की ठोकरें खाने लगी, लेकिन मैंने ठान ली कि ना मैं इस बोझ को ख़त्म करूंगी और ना ही मैं दोबारा कभी किसी मर्द के आगे भीख मांगूंगी। यही वजह थी कि मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी। फिर मुझे तुम मिले। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा इखलाक और तुम्हारा मेरे लिए परेशान होना मुझे तुम्हारी तरफ खींचने लगा। लेकिन मेरे साथ जुड़े माजी ने मुझे कभी तुमसे कुछ भी कहने नहीं दिया। और जब मैं इस ऑफिस में आई तो मैं नहीं जानती थी कि ये ऑफिस काशिफ का है। जब काशिफ ने मुझे देखा तो मुझसे माफ़ी मांगी। इरम बहुत ज़्यादा रो रही थी। इरम की कहानी सुनते हुए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सामने मेरी अम्मा की कहानी को दोहराया जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इरम बगैर शादी के एक बच्चे की माँ थी और मेरी अम्मा शादी करने के बाद एक बच्चे की माँ थी। मैंने इरम को अपनाया और इरम की बेटी को अपना नाम दिया। आज हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं।